नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपना महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्य रूप से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो कक्षा 12 के मेरे साथी मेरे विद्यार्थी जो मुख्य रूप से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार और अच्छा अवसर कह सकते हैं, क्योंकि हमने कक्षा 12 के लिए संपूर्ण भूगोल शुरू कर रखी है। यानी संपूर्ण सिलेबस करवा रहे हैं। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, वो संपूर्ण सिलेबस जो है वो हम यहाँ पे सरल करवा रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक अपन, और साथ में लिखित नोट्स के साथ में सोल्व करवा रहे हैं। तो सभी साथी जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं उन तक अपना सिलेबस पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक भाई बंधु है ना, जो मित्र है, उन तक अपने चैनल का लाभ पहुंचे और वो अपने बोर्ड परीक्षा के अंदर कक्षा 12 के अंदर है ज्योग्राफी में 100% अंक हासिल कर सके। आज अपन चर्चा करते हैं चैप्टर 6 की, जो मुख्य रूप से चैप्टर है अपना मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। जो बुक है उसका 6वां चैप्टर है। कौन सा? तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं कौन सी है, उसकी विस्तार से अपन चर्चा शुरू करते हैं। तो सभी साथी आपके अपने शर्वा क्लासेज यूट्यूब जो चैनल है, उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि यहाँ से जैसे वीडियो अपलोड होता है, संपूर्ण ज्योग्राफी जो उपलब्ध है यहाँ पे, वो जैसे अपलोड होती है तो आप तक इसका नोटिफिकेशन है वो आ जाए। इसके साथ साथ में आपका अपना खुद का चैनल का जो एप्लीकेशन भी है, तो एप्लीकेशन मुख्य रूप से सर्वा क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे है, तो उसको भी आप इंस्टॉल कर लें, ताकि वहां पे आपको संपूर्ण कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लास है, टेस्ट सीरीज है, वो उपलब्ध हो जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को शुरू करें। चतुर्थक और तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं अकॉर्डिंग एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम। चलो जी, तृतीयक क्रियाएं मुख्य रूप से तो शुरू करते हैं आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं लफ्जों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं शब्दों और इन भावों, इन्हीं विचारों, इन्हीं जज्बातों के साथ में अपनी क्लास को शुभारंभ करते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अपना है जिसका नाम है तृतीयक क्रियाकलाप। हालांकि इसमें चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप भी चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। देखते हैं तृतीय सेवाएं कौन कौन सी है। तो साथियों, तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य रूप से कौन सी बातें शामिल की जाती है, कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती है, तो मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। यानी ये सेवा से संबंधित सभी क्रियाएं इसमें शामिल होती है, यथा अध्यापक, चिकित्सक, वकील, नलसाज, अभियंता आदि की सेवाएं मुख्य रूप से इसमें शामिल की जाती है। इसकी विशेषताएं होती है कि ये जो सेवाएं होती है वो सिद्धांतिक ज्ञान पर डिपेंड होती है, क्योंकि जिसको ज्ञान होता है, जो अपने कार्य में निपुण होता है, वो ये कार्य कर सकता है। दूसरा, उनके पास में क्रियात्मक प्रशिक्षण भी होता है। कौशल के अंदर वे व्यक्ति विशेष होता है, पूर्णतः प्रशिक्षित होता है, और किसी डिग्री, किसी कॉलेज, किसी प्रशिक्षण संस्थान से उनके पास में है सर्टिफिकेट लिया होता है। वास्तविक रूप से जैसे अभियंता कोई बनता है, कोई वकील बनता है, कोई चिकित्सक बनता है, तो उनके पास में डिग्री डिप्लोमा होता है और पूर्णतः उनके पास में प्रशिक्षण होता है। वही लोग ये सेवाएं अपने को प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी सेवाएं मुख्य रूप से किसमें शामिल होती है? तृतीय क्रियाकलाप में शामिल होती है। ठीक है, आगे देखिए अब इन क्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है। देखिए दोस्तों, तो मुख्य रूप से तृतीय क्रियाकलाप में दो चीजें शामिल है। बीएससीआर में पिछले पेपर में ये पूछा भी था, ये खाली स्थान के रूप में पूछा था, है ना, और इसको खाली छोड़ दिया कि तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है क्या, तो यहाँ रिक्त स्थान और यहाँ पे छोड़ दिया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि उत्पादन और विनिमय। उत्पादन से संबंधित है कि विभिन्न सेवाओं के तहत मिलने वाली सेवाएं, ठीक है ना, यानी जैसे शिक्षक की सेवा कौन सी, अध्यापन की सेवा, तो वो उसका उत्पादन है। और किस रूप में उसको आंकते हैं? उसके पारिश्रमिक के रूप में, उसके वेतन के रूप में उसका उत्पादन अपन आंकते हैं। और विनिमय में अपन क्या लेते हैं? व्यापार, वाणिज्य, वस्तुओं का लेन देन, ठीक है ना, वस्तुओं का लेन देन, ये भी इसी में शामिल होती है। उत्पादन में अपन सेवाओं की उपलब्धता शामिल करते हैं तथा उत्पादन को परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। किस रूप में? पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय में व्यापार
परिवहन और संचार तीनों सुविधाएं शामिल होती है। तो यहां से प्रश्न पूछे कि विनिमय में शामिल सुविधाएं कौन कौन सी है, तो व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं मुख्य रूप से किसमें शामिल है, विनिमय में शामिल है। ठीक है, अगला बिंदु अब देखते हैं प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है। प्रमुख सेवाओं की चर्चा साथियों अपन करते हैं। तो सबसे पहले सेवाएं कौन कौन सी है, तो हालांकि अपन तृतीयक, चतुर्थक और पंचम सेवाओं की बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन तृतीयक सेवाओं की विस्तार से चर्चा करेंगे कि तृतीयक सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं मुख्य रूप से शामिल है। ठीक है, तो तृतीयक की अपन बात करते हैं तो देखेंगे अपन कि इसके अंदर अभी मैंने कहा था इसमें वाणिज्य और व्यापार शामिल है, इसके अंदर परिवहन शामिल है, इसके अंदर संचार की टोटल सुविधाएं शामिल है, और इसके अंदर अन्य सेवाएं शामिल है जैसे बीमा और बैंकिंग की सुविधाएं। व्यापार वाणिज्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, विस्तार से अपन चर्चा करेंगे आगे। मैं चार्ट अभी बता देता हूं आपको कि इसमें थोक व्यापार और खुदरा व्यापार। थोक को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं अपन, नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियां जो थोक में लोगों को सामान उपलब्ध करवाती है। और खुदरा व्यापार को पुनः हमने दो भागों में यहाँ पे बांटा है, ग्रामीण खुदरा व्यापार और नगरीय खुदरा व्यापार। ग्रामीण के अंदर आपको मिलता है आवधिक बाजार लगते हैं, रेडी वाले, ठेले वाले, है ना, और स्थानीय प्रत्यक्ष तौर पे वस्तुएं बेचने वाले जो खुदरा व्यापारी, जो दुकानदार होते हैं, वो अपने को सेवाएं अपनी उपलब्ध करवाते हैं। और नगरीय केंद्रों के अंदर श्रृंखला भंडार होते हैं मुख्य रूप से, और इसके अलावा डाक ऑर्डर के माध्यम से सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, और प्रदेश प्रणाली जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके द्वारा भी हमें वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है। उसके बाद में परिवहन के तीन माध्यम होते हैं। रेल सड़क जो है मुख्य रूप से स्थल परिवहन में शामिल होता है। किस में शामिल होता है, स्थल परिवहन। रेल सड़क को स्थल परिवहन में शामिल करते हैं। इसके अलावा जल परिवहन और वायु परिवहन। जल परिवहन के दो भाग होते हैं, आंतरिक भाग में मुख्य रूप से नहर और जो नदियां हैं वो आंतरिक भाग के अंदर परिवहन की सुविधाएं प्रोवाइड करती है। उसके लिए शर्त है कि उनमें पर्याप्त जल की मात्रा बनी रहती हो, और साथ साथ में उनमें जल का लेवल पर्याप्त हो, और उसमें उतार चढ़ाव कम से कम हो, गाद वगैरह उसका जमाव कम हो। महासागरीय जो जल परिवहन है उसके अंदर दो टाइप उसके अपन देखते हैं। एक तो यात्री सेवा, कुछ जलयान है जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दूसरा है माल सेवा, तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जब माल सेवा की बात आती है तो भार का 95% व्यापार, किसका, भार का कितना परसेंट, 95% भी जो व्यापार होता है, व्यापार किस रास्ते से होता है, महासागरीय यानी समुद्री रास्ते से ही होता है आज भी। किसका, भार का। और मूल्य की बात करते हैं तो इसी रास्ते से मूल्य की बात करेंगे तो वो होता है लगभग 70%। ठीक है, उसके बाद में वायु सेवा। तो वायु सेवा भी एक प्रकार की सेवा ही है जिसके तहत है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की ये सुविधा प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करती है, यानी देश के आंतरिक भागों में सामान और यात्रियों को पहुंचाने का काम भी है, और विश्व के कोने कोने में यात्रियों और सामान को पहुंचाने का माध्यम भी है। लेकिन ये काफी महंगा माध्यम है, कॉस्टली है ना, तो आम नागरिक के वश की बात नहीं है कि इस सुविधा का वो लाभ ले सके। फिर आता है संचार साथियों। जब संचार की बात आती है तो संचार में मुख्य रूप से अपन के माध्यम के तौर पे शामिल करते हैं एक तो परिवहन को, क्योंकि प्रारंभिक तौर पे परिवहन के माध्यम ही थे जो लोगों को एक स्थान के दूसरे स्थान पर संदेशों को पहुंचाया करते थे। और आज भी मुख्य रूप से डाकतार जो सुविधा होती है, जो पार्सल होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का माध्यम आज भी परिवहन के माध्यम है। विश्व के कोने कोने तक जो सूचनाएं भेजी जाती है ना, जो पार्सल डाकतार भेज जाते हैं, जो कार्ड अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड जो भेजे जाते हैं, अन्य जो डाक सेवाएं भेजी जाती है, तो मुख्य रूप से सारी परिवहन के माध्यम से आज भी जाती है। दूसरा माध्यम आता है दूरसंचार का। दूरसंचार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो भू लाइन के माध्यम से, है ना, जिसमें लाइन डाल करके डायरेक्ट अपन कनेक्ट होते हैं, और दूसरा आजकल आ गई है मोबाइल सेवा। ये काफी तीव्रतम और काफी विस्तृत सेवा आज की मोबाइल सेवा है, जो प्रत्येक व्यक्ति के पास में ये सुविधा उपलब्ध है, और इसने संपूर्ण विश्व के लोगों को आपस में जल्दी कनेक्ट कर दिया है। तीसरा प्रकार है दृश्य और सर्वे माध्यम। दृश्य ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, दृश्य सर्वे माध्यम है। इसके अंदर अपन देखते हैं फिल्म,
तो ये भी संदेशों को पहुंचाने और लाने और ले जाने का काम है। रेडियो के माध्यम से हम समाचार सुनते हैं, है ना, जो कि एक सिर्फ ऑडियो है, विजुअल नहीं है। टीवी ऑडियो विजुअल एड्स है, जिसके तहत दोनों तरह की सुविधाएं हैं, अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और मुद्रण के तहत है प्रिंट मीडिया की अपन बात करते हैं, जिसमें दो भाग इसे मिलते हैं, समाचार पत्र और दूसरा साप्ताहिक, मासिक, है ना, पाक्षिक, ये पत्रिकाएं आती हैं, उनके माध्यम से भी विश्व की जानकारी हमें उपलब्ध होती है। उसके बाद में सेवा का चौथा प्रकार आता है, वो है अन्य सेवाएं, जिसके अंदर अपन शामिल करेंगे मौद्रिक सेवाएं, मुद्रा संबंधित, बीमा संबंधित, बैंकिंग संबंधी, अचल संपत्ति। ठीक है, अचल संपत्ति से संबंधित है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक से संबंधित है। तो ये सारी सेवाएं मुख्य रूप से किस में शामिल होती है? तृतीय क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। ठीक है, अगला बिंदु, अगला बिंदु देखते हैं। इसमें अगला बिंदु आएगा, अभी आ जाएगा, चिंता न करें, आ जाएगा। आगे देखिए, अगला है व्यापार। अपन बात करते हैं किसकी? व्यापार की। जब व्यापार की चर्चा करते हैं तो व्यापार कहते किसे मुख्य रूप से? तो मैंने कहा था व्यापार व वाणिज्य दो शब्द आते हैं, दोनों सिमिलर ही है। व्यापार व वाणिज्य दोनों सिमिलर ही है। एक प्रकार से कहें तो वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी मूल्य देकर के वस्तुओं की उपलब्धता ये सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इसमें वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय, आदान प्रदान मैंने कहा मूल्य देकर के, यानी क्रय और विक्रय, वस्तुओं को खरीदना और बेचना, ये दोनों क्रियाएं मुख्य रूप से किसका निर्माण करती है? व्यापार का निर्माण करती है। ठीक है, व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कोई भी व्यक्ति विशेष यदि व्यापार करता है तो उसका उद्देश्य अंतिम क्या है? लाभ कमाना, यानी लाभ कमाने के लिए ही व्यक्ति जो है व्यापार करता है। वे कस्बे व नगर जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उनको मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया था पिछली परीक्षा के अंदर कि मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? तो वो जगह, वो कस्बे, वो नगर, वो गांव, है ना, वो केंद्र जहां से वस्तुओं का लेन देन होता है, वस्तुओं का आदान क्रय विक्रय होता है, तो मुख्य रूप से वो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो व्यापारिक केंद्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। व्यापारिक केंद्र दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार इनके कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है ग्रामीण केंद्र। कौन सा? ग्रामीण केंद्र। और दूसरा है नगरीय केंद्र। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण केंद्र की अपन बात करते हो तो दो ग्रामीण विपणन केंद्र कौन से होते हैं? जो वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं क्रय करने और बेचने का लाभ प्रदान करते हैं। तो वो है ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों, गांव में वो केंद्र जहां से वस्तुएं बेची जा सकती है और खरीदी जा सकती है। तो केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, क्योंकि ये सामान किनको बेचते हैं? आसपास के इलाकों की बस्तियों को बेचते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, क्योंकि इनमें सारी सुविधाएं जो नगर में होती है वो उपलब्ध नहीं होती, इसलिए इनको अपन अर्ध नगरीय केंद्र भी कहते हैं। यहाँ व्यक्तिगत व व्यावसायिक सुविधाओं का अभाव होता है, यानी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुविधाएं, यानी वैसे कहें तो हाई, हालांकि सुविधाएं तो है उपलब्ध यहाँ पे, लेकिन स्टैंडर्ड की सेवाएं, है ना, एक स्तरीय सेवाएं यहाँ पे, जो नगर के अंदर जो सुविधाएं होती है उतने लेवल की सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिलती है। सिर्फ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती है। ये अत्यंत अल्पवर्धित केंद्र होते हैं, यानी नगरों की बजाय इनका विकास बहुत कम होता है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? अल्पवर्धित केंद्र होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चूंकि है ही व्यापारिक केंद्र कौन से? ग्रामीण की चर्चा अपन कर रहे हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सिंपल सी बात है, लिख दोगे आराम से, कोई ज्यादा हार्ड बात पॉइंट है ही नहीं। दूसरा है नगरीय। उससे पहले है ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के बाजार लगते हैं। तो एक तो बाजार यहां पे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। अब हालांकि अपने क्षेत्र की अपन बात करें, जहां हम सीकर जिले में रह रहे हैं, तो अपने तो यहाँ पे आवधिक बाजार गांव में बहुत कम है, चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्षेत्र जो राजस्थान के अंदर आज भी आदिम है, जहां वाणिज्यिक सुविधाएं बहुत कम है, जैसे कि प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इसके अलावा सिरोही है, जालोर है ना, ये जैसलमेर, बाड़मेर वाले जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आज भी आवधिक बाजार लगते हैं। यानी ये साप्ताहिक हो सकता है,
ये पाक्षिक हो सकता है या ये मासिक हो सकता है, यानी महीने में एक दिन, सप्ताह में एक दिन, या कोई 15 दिन से एक दिन है। निश्चित देखो किसी स्थान निश्चित स्थान के ऊपर ये बाजार लगता है, जिसको हाट बाजार, आपने कभी मेला फिल्म देखी है तो उसमें जो मेला लगता है उसमें बाजार लगता है, सीन वही सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। और मुझे तो सौभाग्य मिला कि प्रतापगढ़ रहा, और मुख्य रूप से वहाँ जहाँ मैं पीपलकोट रहा था उसके आसपास में जो अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हाट बाजार लगते थे, अन्य केंद्रों पर अन्य अन्य तिथियों को, यानी अलग अलग तिथियों को लगते थे। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में कालिक होते हैं, जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक भी हो सकते हैं, जो ग्रामीण लोगों को आवश्यकता की वस्तुएं आपूर्ति करते हैं। ये निश्चित तिथि को लगते हैं, यानी इनकी तिथि निश्चित होती है ना, और ये विस्तृत क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि दूर दूर के लोग ऐसे बाजारों के जो हाट आवधिक बाजार लगते हैं, इसमें दूर दूर के लोग अपना सामान को लेने और बेचने के लिए आते हैं, इसलिए बड़े क्षेत्र को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। और सभी व्यापारी इन बाजारों के अंदर, व्यापारी जो सभी व्यापारी जो होते हैं वो अपनी अपनी दुकानें सजा लेते हैं, है ना। कपड़े की दुकान सजाती है ना, मिठाइयों की दुकान सजाती है, कपड़े की सजाती है, जूतों की दुकान सजाती है, अन्य आवश्यकताओं की जो आपूर्ति है उसकी दुकानें लग जाती है। तो सारी दुकानें व्यापारी वर्ग जो है वो अपने जहां हाट लगता है वहीं लगा लेते हैं और दिन भर बिजी व्यस्त रहते हैं, क्योंकि सामान की बिक्री यहाँ इनकी काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे ही यहाँ से व्यापार यानी हाट बंद हुआ तो ये नियत तिथि जो अगले स्थान पर जो बाजार हाट लगना है अपने सामान को लेकर के वहाँ अपना बाजार लगा लेते हैं। इस प्रकार से ये क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाजार लगते हैं इनको आवधिक बाजार या हाट बाजार कहा जाता है। उसके बाद में नगरीय बाजार केंद्र, ग्रामीण बाजार केंद्र के बाद में आता है नगरीय बाजार केंद्र। अब नगरों में तो बाजार निश्चित होते हैं और वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, ग्रामीण की बजाय अधिक सुविधा संपन्न होते हैं। ये ग्रामीण बाजार से अधिक विशिष्टीकृत होते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के सामान जो है अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में मिल जाते हैं और सुविधाएं भी थोड़ी सी गाँव की बजाय ज़्यादा विशिष्टीकृत होती है। और ये परिवहन तंत्र से जुड़े होते हैं और यहाँ पे वेरिएशन मिलता है, वस्तुओं की उपलब्धता में क्या मिलता है, वेरिएशन, काफ़ी ज़्यादा विविधता मिल जाती है और कंपटीशन ज़्यादा होता है नगरों के अंदर। तो इनकी जो दर होती है, रेट जो होती है, प्रति वस्तु की जो लागत होती है, जो मूल्य होता है प्रति वस्तु का, वो भी थोड़ा कम होता है गाँव की बजाय, ठीक है ना। जो लोगों को विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, इसके अलावा कुछ सेवाएं नगरों के अंदर अन्य भी मिलती है, जैसे ये कुछ विशिष्टीकृत भी होते हैं, जैसे श्रम बाजार, है ना। श्रम बाजार अलग से, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि जो भी बाजार होता है वो विशेषीकृत हो जाता है। जैसे श्रम बाजार मुख्य रूप से जहाँ पे मजदूरों के लिए अलग से सुविधाएं संपन्न क्षेत्र हो, आवासन का अलग हो, है ना। इसके अलावा अर्ध निर्मित वस्तुएं कहीं अलग मिलती हो, इसके अलावा निर्मित उत्पाद कहीं अलग मिलते हो, इसके अलावा अन्य उत्पादों में भी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि हार्डवेयर की मार्केट अलग लगते हों, लकड़ी फर्नीचर के मार्केट अलग लगते हों, तो सभी के मार्केट होते हैं वो विशेषीकृत होते हैं और उसमें स्पेशल प्रकार के जो वस्तु है उसके लिए अलग मार्केट भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारे नगरीय बाजार केंद्र होते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अगला है जो नगरीय बाजार के अंदर है, ये शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। नगरों के अंदर मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाएं उन्नत तरीके की होती है और व्यावसायिक सुविधाएं भी यहाँ अच्छी होती है। तो यहाँ पे अध्यापक मिलते हैं, वकील मिलते हैं, परामर्शदाता एडवाइजरी मिलते हैं, है ना, डॉक्टर मिलते हैं, दांतों के डॉक्टर मिलते हैं, पशु चिकित्सक आदि की सेवाएं भी मुख्य रूप से नगरीय बाजारों में उपलब्ध हो जाती है। और उन सेवाओं का उपभोग करने के लिए हम लोग बाजार के अंदर जाते भी हैं और सेवाएं लेके आते भी हैं। अपने भी इस तरह का तो आप जानते ही होंगे कि मुख्य रूप से अपन किसी तरह की यदि कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो नगर में जाते हैं और जगह जगह वहाँ पे आप डॉक्टर से मिलते हैं और तरह तरह के हॉस्पिटल वहाँ पे है, तो सारी सुविधाएं हैं। आप बच्चों को उच्च शिक्षण के लिए भेजना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे शहरों में हम उनको दाखिला दिलवाते हैं, एडमिशन उनका देते हैं और वहाँ पे मुख्य रूप से अलग अलग कोचिंग सेंटर होते हैं, अलग अलग शिक्षण संस्थाएं होती है ना। तो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है जहाँ पे बच्चों को अलग अलग डिग्रियों के अंदर कोर्स प्रोवाइड वो करवाती है, ठीक है। उसके बाद में है व्यापार के प्रकार। व्यापार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो व्यापार सामान्य तौर पे इसके दो प्रकार हो गए, एक तो कहा है मैंने कि फुटकर व्यापार और दूसरा व्यापार होता है थोक व्यापार। जब फुटकर व्यापार की बात आती है तो फुटकर व्यापार में क्या होता है
अपन जो बाजार गए और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपन ने कहा कि बाजार दुकानदार से कहा कि मुझे 2 कॉपी चाहिए, 2 नोटबुक चाहिए, अगला ने प्रोवाइड कर दी। हमें मुझे 2 पेन चाहिए, अगले ने पेन दे दिया, है ना। इसके अलावा अन्य वस्तु जैसे हमें चाय के लिए, जैसे मैंने कहा कि आधा किलो चाय मुझे चाहिए, है ना, 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ये चीजें इस प्रकार से प्रत्यक्ष तौर पे अपन खरीदते हैं जैसी अपनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो व्यापार होता है वो फुटकर व्यापार की श्रेणी में या खुदरा व्यापार की श्रेणी में आता है। इसको खुदरा भी कहते हैं। तो यह वह व्यापार के क्रियाकलाप है जिसमें उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं और ये विक्रय के नियत केंद्र होते हैं। विक्रय के नियत केंद्र, निश्चित दुकानें होती है, आपको पता है भाई, जहां फुटकर जो व्यापारी होते हैं उसके विक्रय के नियत केंद्र होते हैं, निश्चित उनकी दुकानें भी हो सकती है ना। तो नियत केंद्रों पर संपन्न होता है। जैसे इसके अलावा कुछ घूमने वाले भी होते हैं, जैसे कि फेरी वाले आते हैं, है ना, डाक से भी सामान लोग मंगाते हैं, रेडियां लेके लोग घूमते हैं, दूरभाष और इंटरनेट से आजकल ऑनलाइन सामान जो है लोग मंगवाते हैं और खुदरा वस्तुएं वो लेते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यापार है वो किसमें शामिल होता है? फुटकर व्यापार में शामिल होता है। और ये मुख्य रूप से वस्तु जितनी आवश्यकता अपने को होती है उतनी वस्तु अपन यहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपने आवश्यकता की आपूर्ति कर लेते हैं। दूसरा प्रकार जो उसका है साथियों वो है थोक व्यापार। अब नाम थोक है, इसका मतलब यहां एक ही प्रकार की वस्तु अधिक मात्रा में बेचना। एक ही प्रकार की वस्तु अधिक मात्रा में बेचना थोक व्यापार होता है, ठीक है ना। अधिक मात्रा में बेचना। यथा अपन देखें बाजार अपन गए थे और अपन ने यहाँ पे खुदरा शॉप कर रखी है और आवश्यकता थी कि विद्यालय खुलने वाले हैं, तो हमने नोटबुक है उसके 10 बंडल ले लिए, 10 बंडल नोटबुक के ले लिए जो लाइनदार थे, ठीक है। इसके अलावा 10 पैकेट पेन के ले लिए, 20 पैकेट पेंसिल के ले लिए। तो इस प्रकार से जो अपन ने सामान लिया, जैसे पेंसिल 1 इकाई है उसकी अधिक 20 पैकेट लिए, बड़े बड़े बंडल लिए, है ना, वो अपने शॉप में ला करके हम फिर कहाँ प्रत्यक्ष लोगों को खुदरा में बेचेंगे, एक एक करके एक एक पीस उसका बेचेंगे, है ना। तो ये जो व्यापार का तरीका होता है ना, जिसके तहत हम बाजार से या केंद्र से एक साथ एक इकाई है अधिक मात्रा में परचेज करके लाए थे, उसको थोक व्यापार कहा जाता है, ठीक है। थोक व्यापार में वस्तुओं को एक साथ अधिक मात्रा में समान इकाई में को बेचा जाता है, यानी एक इकाई अधिक मात्रा में, समान इकाई हो गई, अधिक मात्रा में बेचते हैं। इसका निर्माण बिचौलिए, सौदागर और पूर्तिग्रहों द्वारा होता है। अब कई बार क्या होता है कि जो थोक व्यापारी होता है वो कंपनी से सीधे ऑर्डर कर लेता है, जो उत्पादक कंपनी होती है उसको सीधा ऑर्डर कर देता है कि मुझे जैसे कि कपड़ा चाहिए था और कह दे कि मुझे यहाँ पे 1000 मीटर इस तरह का कपड़ा है, इस क्वालिटी का कपड़ा है, ये 1000 मीटर का कपड़ा चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट उसको वो 1000 मीटर का जो कपड़ा है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई कर देती है। तो उसमें बिचौलियों का अंत हो जाता है। और बिचौलियों का अंत होने से क्या हुआ, थोक व्यापार में कंपनी से डायरेक्ट जो पैसा, जो सामान है थोक व्यापारी के पास में आया है ना कंपनी से, तो ये बिचौलियों का अंत हो गया। इसके कारण क्या हुआ, कपड़ा उसके पास में सस्ता आ गया, क्योंकि इसका जो लाभ था वो लाभ है वो हट जाता है, कट जाता है और डायरेक्ट उसके पास। तो कभी कभार ये जो है थोक व्यापारी कंपनियों से डायरेक्ट जो सामान है वो उपलब्ध करवा लेते हैं ऑर्डर के साथ में। कुछ भी निर्माताओं से सीधे खरीद भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है थोक व्यापार, समझ गए होंगे। इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में है उपभोक्ता सहकारी समुदाय, जिसकी चर्चा अपन अगले क्लास में विस्तार से करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। इन्हीं शब्दों के साथ में और उसी ओजस्वी विचार के साथ में, उसी जोश के साथ में, इसी जुनून के साथ में कि फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर समस्याएं आएगी और फिर मंजिल हासिल करेंगे। तो माना सफ़र मुश्किल है मगर फिर भी आगे बढ़ना होगा। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमें खुद को संभलना होगा। फिक्रों में न खो जाए हम, थोड़ा बेफिक्र बनना होगा। छोटे छोटे पलों की खुशियों को हमें एक माला में संजोना होगा।
एक साथ संजोना होगा, तभी अपन सक्सेस हो पाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे दोस्तों।